अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। मेरी क्लास में आप सबका दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल है। आज की क्लास में जो हमारा मौजू है वो उर्दू नज़म है। ये जमाती दोहम के लिए मुख्तस है। मुदर्रिस गुलाम हसन मीर, कलमी नाम हसन अजहर, लेक्चरर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हदीपुरा। आज हम नज़म की तारीफ नीज़ नज़म के लुग़वी और इस्तिलाही मानों पे ही बात करेंगे। प्यारे बच्चों, यूँ तो हर कलामी मौज़ू को नज़म ही कहते हैं, लेकिन नज़म की दीगर तमाम किस्मों और सिनफ़ों के अलावा खुद नज़म भी एक सिनफ़ शायरी है जो नज़म की मुरवजा किस्मों पर ही लिखी जाती है, मगर इसमें अशार या बंद की कोई कैद नहीं होती। नज़म किसी ख़ास मौजू पर होती है, खा वो मौजू कुछ भी हो। नज़म का मैदान गज़ल से वसी है। नज़म किसी एक उन्वान या मौजू की तफसील होती है। तो आइए पहले देखते हैं कि नज़म के लुग़वी मानी और इस्तिलाही मानी क्या है। लुग़वी मानी से मुराद है जब हम लुग़त में किसी लफ्ज़ या किसी इस्तिलाह के मानी देखते हैं कि किसी लफ्ज़ के लुग़त में क्या मानी है। तो लुग़त में नज़म के मानी हैं मोती पिरोना, आरास्ता करना या तरतीब देना। मोती पिरोना, आरास्ता करना या तरतीब देना। मोती पिरोना, इससे क्या मुराद है, इस बात को मैं एक मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा। अगर हमें मोती की माला बनानी हो तो पहले हम धागा लाते हैं, फिर इसमें मोती एक एक करके लगाते हैं। जब हमको लगता है कि अब इसमें मज़ीद मोतियों की ज़रूरत नहीं है, तब हम उस धागे में मोती भरना छोड़ देते हैं। इसी तरह जब शायर कोई नज़म लिखने बैठता है तो वो मौजू की मुनासबत से इसमें अशार जोड़ता है, और जब उसको लगता है कि अब उसमें मौजू के हवाले से मज़ीद अशार की ज़रूरत नहीं, तब वो अशार लिखना बंद कर देता है। इसी तरह नज़म के लुग़वी मानी ये भी है आरास्ता करना। आरास्ता करना के माने हैं सजाना, संवारना। इस बात को भी मैं एक मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए किसी लड़की की शादी हो रही है और उसकी सहेलियाँ उसको आरास्ता करती हैं, सजाती हैं, संवारती हैं, उसका बनाव श्रृंगार करती हैं। वो तब तक उसका बनाव श्रृंगार करना नहीं छोड़ती जब तक न उन्हें लगे कि अब ये मुकम्मल तौर से एक दुल्हन लगती है। इसी तरह शायर के लिए जो मौजू होता है वो उसमें अशार जोड़ता है, वो उसको अशार से वो उसको मुख्तलिफ़ चीज़ों से सजाने और संवारने की कोशिश करता है, और जो वो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं उसमें तशबीह, इस्तिआरा, मुराकबात, खूबसूरत अल्फाज वगैरह शामिल होते हैं। शायर इन चीज़ों का भरपूर और बरमला इस्तेमाल करता है। इसी तरह नज़म के लुग़वी मानी तरतीब देना भी है। तरतीब देना, तरतीब देने से मुराद है कि जो मौजू शायर के जहन में है उसको वो इस तरह अशार के ज़रिए तरतीब देता है कि नज़म शुरू ता आखिर एक इकाई लगे। और इसके बाद देखते हैं कि नज़म के इस्तिलाही मानी क्या है। इससे पहले हमने देखा कि नज़म की तारीफ़ क्या है, इसके बाद नज़म के लुग़वी मानी क्या है, और अब देख लेंगे हम कि नज़म के इस्तिलाही मानी क्या है। नज़म उस सिनफ़ को कहते हैं जिसमें कोई मौजू या ख़याल तसलसल के साथ बयान किया गया हो। नज़म उस सिनफ़ को कहते हैं, इस्तिलाही मानों में नज़म उस सिनफ़ को कहते हैं जिसमें कोई मौजू या ख़याल तसलसल के साथ बयान किया गया हो। यानी नज़म के लिए जो बुनियादी शर्त है वो तसलसल है, किसी मौजू का तसलसल बरकरार रखना।
یہ تسلسل اگر نہیں ہوگا تو جو نظم کا قاری ہے، جو نظم کا ریڈر ہے، وہ ضرور کسی مغالطے کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ نظم شروع تا آخر ایک اکائی لگے، وہ اپنے موضوع کو، وہ اپنے اشعار کو، وہ اپنے بندوں کو اس طرح ترتیب دیں کہ نظم شروع تا آخر ایک اکائی لگے۔ ایک بند کا تعلق دوسرے کے ساتھ، اور دوسرے کا تعلق تیسرے کے ساتھ، اور تیسرے کا تعلق چوتھے کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے، اور اسی طرح مختلف اشعار میں ایک کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہو، دوسرے کا تیسرے کے ساتھ ہو، اور تیسرے کا چوتھے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو یہ تھی چند ایک باتیں اردو نظم کے حوالے سے، جس میں ہم نے بات کی کہ نظم کی تعریف کیا ہے، نظم کے لغوی معنی کیا ہے، نیز نظم کے اصطلاحی معنی کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم نظم کے حوالے سے ہی بات آگے بڑھائیں گے۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔